भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 नई समस्याएं। तो जो हमारे देश भारत के सामने नई समस्याएं कब से आई उसके विषय में ये पाठ है। तो इसमें जो भारत की खोज बुक के राइटर हैं नेहरू जी हमें बता रहे हैं कि जब भारत में हर्षवर्धन जो था उत्तर में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक के रूप में राज कर रहा था और जो विद्वान चीनी यात्री हुयान सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय जो अरब है वहाँ पे इस्लाम ने अपना रूप ग्रहण कर लिया था और भारत के मध्य भाग पे पहुँचते पहुँचते उसको 600 वर्ग लग गए। अब जब राजनीतिक विजय के साथ उसने भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत कुछ बदल चुका था, वो बहुत ज़्यादा बदल चुका था। अब जो उसके नेता थे वह दूसरे लोग थे। जो अरब वाले थे वो भारत के उत्तर पश्चिम छोर किनारे पर पहुंचकर वहीं रुक गए और अरब सभ्यता का क्रमशः क्या हो गया, पतन हो गया, ह्रास हो गया। और मध्य पश्चिम एशिया में जो तुर्की जातियाँ थी वह आगे बढ़ने लगी। भारत के जो सीमावर्ती प्रदेश थे वहीं से तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में लेके आए थे। अब जो अरब है वह बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके क्या कर रहा था, फतह करते जा रहा था, जीतते जा रहा था। पर भारत में तब भी बाद में वह सिंध तक ही पहुंच पाया, जो सिंध नदी है वहां तक ही पहुंच पाया। शायद भारत तब भी क्या था, जो आक्रमणकारियों को रोकने के लिए क्या था, भारत तब भी मजबूत था राजा हर्षवर्धन के समय में। अब किसी हद तक इसके कारण जो अरब है, अरब वहाँ पर आंतरिक झगड़े भी होते थे क्योंकि वो लोग भारत पर कब्जा नहीं कर पाते थे। अब जो सिंध राज्य है वहाँ पर जो बगदाद की केंद्रीय सत्ता है वह उससे अलग हो गए कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सिंध स्थापित हो गया था। अब हालांकि आक्रमण नहीं हुए उस समय पे और भारत और अरब के बीच में जो संपर्क था वह लगातार बना रहा था और यहाँ से यात्रियों का जो आना जाना था एक दूसरे देश में वो लोग आते रह रहे थे। और जो राजदूतावास है वहाँ पर जो राजदूत होते थे उनकी अदला बदली होती थी। साथ ही जो अरब के लोग हैं वो भारत की पुस्तकें, विशेषकर वो लोग गणित की जो कि आर्यभट्ट भास्करदुती द्वारा लिखी गई हैं, उन पुस्तकों को वहाँ पर ले जाते थे और उनका अपनी अरबी भाषा में क्या करते थे, अनुवाद करते थे, क्योंकि उसमें उनकी जो भाषा थी वह अरबी थी। और कुछ जो भारतीय चिकित्सक थे जिनमें धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक हैं, उनकी किताबों को भी वह अपने राज्य बगदाद में ले जाते थे और उनका अरबी में अनुवाद करके उसको पढ़ते थे। अब यह व्यापार अब जो था वह व्यापार तक ही सीमित नहीं था। जो पुस्तकों का वो लोग अनुवाद कर रहे थे, इसी के साथ साथ वो संस्कृति का भी क्या कर रहे थे, आदान प्रदान कर रहे थे। इसलिए भारत और अरब वासियों के बीच में संबंध व्यापारिक के साथ सांस्कृतिक भी थे। अब जो भारत के दक्षिण राज्य हैं वे भी उसमें क्या कर रहे थे, हिस्सा ले रहे थे, जिनमें जो राष्ट्रकूट शासक हैं वो प्रमुख है। अब जो भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ से जो राष्ट्रकूट लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब लगातार संपर्क के कारण जो भारतीयों की ने क्या कर दिया था, अनिवार्य रूप ले लिया था और जो भारतीय लोग हैं उनको इस्लाम धर्म की जानकारी हो गई थी, क्योंकि उस समय पर वहाँ पर इस्लाम धर्म फैला था। अब जो वहाँ के धर्म प्रचारक हमारे देश में आते थे वहाँ उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता था और वो लोग यहाँ के मस्जिदें बनाते थे और जो यहाँ के लोग हैं उनका बड़ा ही आदर देते थे। लेकिन दोनों के बीच में कभी झगड़े नहीं होते थे। हिंदू और मुसलमान लोग जो हैं एक दूसरे के धर्मों का आदर करते थे और एक दूसरे की जो पूजा के तरीके हैं उनको बड़ी ही सहनशीलता से देखते थे और उनके साथ समान व्यवहार करते थे। और उस समय यही भारत की परंपरा मानी जाती है कि हम एक दूसरे के धर्म का क्या करते हैं, आदर करते हैं। और जो राजनीतिक ताकत है वो राजनीतिक ताकत के रूप में शताब्दियों पहले जो इस्लाम धर्म था वो भारत पर एक धर्म के रूप में आ चुका था। अब जहाँ से भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो विवाद शुरू हुआ वह हुआ महमूद गजनवी के समय से, जो कि एक अफगान शासक था।
अब जो महमूद गजनबी है उसके आने से 300 वर्ष पहले तक भारत में कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ था और 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के जो सुल्तान थे महमूद गजनबी, उन्होंने भारत पर क्या करा, आक्रमण करना शुरू करा। और जो महमूद गजनबी था वो एक तुर्की शासक था। उसने मध्य एशिया में अपनी ताकत क्या कर ली थी, बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से आक्रमण किए और बहुत ज़्यादा खून खराबा किया, क्योंकि वह एक क्या था, बहुत ही क्रूर शासक था। और वो हिंदू धूलकर्णों को की तरह चारों तरफ बिखर गया और जिसकी याद लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। उसने हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे उनको वो धूल की कणों की तरह बिखेर के रख दिया और यहाँ पर आके उसने बहुत ही ज़्यादा तहस नहस मचाई, तबाही मचाई। अब यहीं से जो हिंदू और मुसलमान हैं उनके बीच में विवाद झगड़े होने शुरू हो गए और हिंदू लोग मुसलमानों के प्रति नफरत करने लगे। अब इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि जो महमूद गजनबी है उसने कितनी तबाही मचाई, जहाँ से लोगों में इतना विवाद होना शुरू हो गया। अब उसका जो सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है वो है सोमनाथ का मंदिर, जो कि गुजरात में है। वहाँ पे आके उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और वह क्या करता था, जब एक बार यहाँ पे किसी राज्य में तबाही मचाता था तो उसके बाद वह अपने देश गजनी वापस लौट जाता था। लेकिन एक विशेष बात है कि उसने कश्मीर पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सका और एक पहाड़ी देश होने के कारण वह उसको रोकने में सफल हो गया, क्योंकि कश्मीर उस समय भारत का एक दे राज्य नहीं था, एक अलग रियासत के रूप में वह था। अब जो काठियावाड़ है वहाँ पे वह सोमनाथ के मंदिर पर जब उसने हमला किया तो वह उससे आगे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों पर तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जो राजस्थानी शासक थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने उसको हरा दिया और उसको हार खानी पड़ी और उसके बाद वह कभी भारत वापस नहीं लौटा